हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में बेटा मैं डेफिशिएंट डिमांड के बारे में बात कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेस डिमांड की। जैसा कि हम जानते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो कम हो जाती है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। बट एक्सेस डिमांड में क्या होता है, जो एग्रीगेट हमारी डिमांड होती है फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, वो ज़्यादा हो जाती है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। यानी कि जो डिमांड है टोटल वो गुड्स और सर्विसेज के लिए, वो जो टोटल सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो रिजल्ट में क्या होगा, ऑब्वियसली जब आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कम अवेलेबल है, सर्विस जो है कम अवेलेबल है, और जो उसकी डिमांड है वो ज़्यादा है, तो उससे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली उनके प्राइस हाई हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अब एक्सेस डिमांड की, कि बाय डेफिनेशन हम क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड क्या होती है। Excess demand refers to a situation in which aggregate demand is in excess of aggregate supply corresponding to full employment in economy। तो क्या होता है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वो ज़्यादा हो जाती है, किससे ज़्यादा हो जाती है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई से। कब, टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो हमारे सारे रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी जो है वो फुल एम्प्लॉयड हैं, सारे के सारे लगे हुए हैं, यानी हम उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि हम सप्लाई कर सकें। तो क्या होता है, AD इज ग्रेटर देन AS कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि अब हम इससे ज़्यादा अपना एम्प्लॉयमेंट, हमारा लेवल जो फुल है, तो हम प्रोडक्शन और नहीं कर सकते। तो इसके फीचर क्या है, प्लान एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी हैपन्स टू एक्सीड्स इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो हमारी प्लान एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो अभी एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड हुई है, वो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। सिंस रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली यूटिलाइज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो चुका है, तो जितने भी रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज हो चुके हैं। देयरफॉर AS कैन नॉट बी रेज। तो हम एग्रीगेट सप्लाई तो बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जितने भी रिसोर्सेज है हम उनका फुली यूटिलाइजेशन कर चुके हैं, तो वो तो कैसे भी बढ़ नहीं सकते हैं। सो डिमांड ओनली इम्प्लाइज प्रेशर ऑन अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, तो जो अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज है, अब उनको तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उनका जो प्राइस है वो हाई हो जाएगा। अकॉर्डिंगली प्राइस टेंड्स टू राइज। प्राइस क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो जो जितनी ज़्यादा डिमांड करेगा वो उतने ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली उनसे क्या हो जाएगा कि जो प्राइस है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड सरपासेस द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अब क्या होता है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। इवन व्हेन देयर इज फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। कब हो जाएगी, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो रहा है, सारे जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, फिर भी आपके एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई है। अकॉर्डिंगली द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेंड्स टू राइज। उससे क्या होगा कि हम प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, डिमांड कम करने के लिए, या हम ये सोचे कि लोग डिमांड कम करें तो हम उनके प्राइस हाई कर देंगे। अब इसको एक ग्राफ के थ्रू इजीली समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, जहाँ पर मैंने क्या लिया है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लिया है। एक्स एक्सिस में मैंने लिया है लेवल ऑफ इनकम। ये मेरा क्या है, ये मेरे एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है, ये मेरा जो है एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ है। तो देखिए इधर, ये एग्रीगेट सप्लाई हमें पता है 45 डिग्री की होती है, जिसे हम इनकम ग्राफ भी कहते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई हमारी क्या है, 45 डिग्री लाइन पे है। एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारी, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करें तो यहाँ होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है तो वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। बट इस केस में क्या हुआ, एक्सेस डिमांड में, एक्सेस डिमांड में जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा हो गई, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। तो जो हमारे एग्रीगेट डिमांड है वो यहाँ से कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। तो जब यहाँ पर बढ़ जाएगी इतनी, तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो उसको यहाँ कट करेगी, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो यहाँ है, पर एग्रीगेट डिमांड तो यहाँ हो रही है, यानी कि ज़्यादा हो रही है। तो जो ये आ जाएगा लेवल, वो क्या हमारा, ये हमारी एक्सेस डिमांड, यानी कि जो गैप आ गया हमारा, वो क्या हमारा एक्सेस डिमांड है। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तो डिमांड इतनी होनी चाहिए, पर डिमांड हमारी इतनी हो गई है, जिसको हमने किसका नाम दे दिया है, EO का। सो EO QF ग्रेटर देन EF QF, यानी कि अगर हम बात करें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, वो तो EF है हमारा, ठीक है, इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बट लेकिन एक्सेस डिमांड पे क्या है हमारा, जो इक्विलिब्रियम है वो है हमारा EO। तो EO जो है हमारा ज़्यादा हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी एक्सेस डिमांड है वो क्या होगी, हमारी
EOEF, यानी कि ये जो देखो बेटा, यहाँ पर आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होना था, पर लेकिन कहाँ पर आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो फुल एम्प्लॉयमेंट वो यहाँ होना था, यहाँ आ गया। तो ये जो आपका गैप आया है, ये जो हम कह सकते हैं वो क्या, हमारी एक्सेस डिमांड है, क्योंकि हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कम है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि क्या वजह है कि जो एक्सेस डिमांड हो रही है। ठीक है, फर्स्ट है हाई प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइवेट कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने डिफेंस के लिए, गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर के लिए खर्चे जो है वो ज़्यादा कर रही है। हाई एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्ट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, लेस इम्पोर्ट हो रहे हैं। हाई एक्सपोर्ट हो रहे हैं मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो बाहर जो है हम जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक जो हमारी सेल है उतना हम कर नहीं रहे। तब ये क्या बात है कि डिमांड यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, तो यानी डोमेस्टिक जो हमारे पीपल है उनके लिए हम इतने प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। लेस इंपोर्ट हो रहा है। लेस इंपोर्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो हमारे खुद की होम कंट्री में बन रहे हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो यानी कि क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो इतने अवेलेबल है नहीं, तो डिमांड ज़्यादा हो रही है। लेस रेट ऑफ टैक्सेस, जो टैक्स है किसी भी चीज़ पे वो क्या है, कम है, जिसकी वजह से क्या है लोग और डिमांड करें, क्योंकि उन्हें पता है हम और परचेज करेंगे तो हमें टैक्स कम ही देना है, ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड की। जब एक्सेस डिमांड होती है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। जैसे डेफिशिएंट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप था ना बेटा, ऐसे ही एक्सेस डिमांड में क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है। द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी गिव बर्थ द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप. Inflationary gap refers to the gap by which actual aggregate demand in the economy exceed aggregate demand needed to maintain full employment in the economy. इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है बेटा, इन्फ्लेशनरी गैप वो गैप होता है जिसमें जो आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड होती है ना, वो जो हमें एक एग्रीगेट डिमांड चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए उससे ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब ये है जो एडी और एएस इक्वल होते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, उससे ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट डिमांड। किससे, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। फिर हमने देखा था ना कि एक्सेस डिमांड होगी थी, कि एग्रीगेट डिमांड जो है ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, तो वहाँ पे गैप आ जाता है। उस गैप को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप. It is the difference between AD beyond full employment and AD corresponding to full employment. ये क्या है, एक डिफरेंस है किस किस के बीच में, जितना हमें एग्रीगेट डिमांड चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए और जितनी एक्चुअल में हो रही है, उसके बीच में जो गैप है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप. अब उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ग्राफ के थ्रू. देखिए, ये हमारा AD एंड AS है वाई एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम है. ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है. ये हमारी क्या थी, एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड थी कब, जो एक्चुअल में हुई है, यानी कि ज़्यादा है किसे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, जिसे हमने नाम दिया था EO का. तो इनके बीच में जो गैप आया जिसे हमने कहा था एक्सेस डिमांड, तो ये जो गैप है ना बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप कैसे निकालेंगे हम, कि एक्चुअल में जो डिमांड हुई है उसमें से जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड चाहिए थी हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप. यानी कि EOQF, जो एक्चुअल में हमारी डिमांड हुई है वो क्या है, हमारी EOQF. और जो होनी चाहिए थी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं AD क्रॉस कट करती है AS को, यानी कि इस पॉइंट को, वो क्या है, हमारा EFQF. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ गया ये वाला, उसको हम क्या कहेंगे, EOEF, और इसको क्या कहते हैं हम, इन्फ्लेशनरी गैप. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ग्राफ के थ्रू कि क्या होता है इन्फ्लेशनरी गैप. ग्राफ आपका सेम बनेगा जितना एक्सेस डिमांड में बना था, बस आपको उसका नाम क्या देना है, इन्फ्लेशनरी गैप. सेकंड आपका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेगा, क्या रिजल्ट रहेगा, क्या परिणाम रहेगा एक्सेस डिमांड का, स्टैटिक आउटपुट बट इंक्रीज इन कॉस्ट एंड प्राइस. देखिए, अभी मैंने आपको बताया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, हम सप्लाई तो बढ़ा ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज है उसके प्राइस हाई कर देंगे. तो स्टैटिक आउटपुट रहेगी, आउटपुट तो बढ़े ही नहीं, बट उनके प्राइस में बढ़ोतरी आ गई है. ठीक है, ड्यू टू एक्सेस डिमांड प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइज वेरी रैपिडली. अब देखो, जैसे आप मान के चल रहे हैं एक्सेस डिमांड हो रही है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके प्राइस भी हाई हो जाएंगे, लेबर हाई हो जाएगी, हमारी प्राइस हाई हो जाएंगे लेबर के.
ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो भी महंगा हो जाएगा क्योंकि पीछे से हमें इतनी सप्लाई आ नहीं रही है। तो क्या होगा, जो चीज़ें होंगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, उनके प्राइस हाई हो जाएंगे। जब उनके प्राइस हाई हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट है उनके प्राइस भी हाई हो जाएंगे। बट देर इज़ नो इंक्रीज इन आउटपुट और रियल इनकम। अब उनमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है आउटपुट में, क्योंकि जितना आउटपुट पहले बन रहे थे उतने ही अब बनेंगे, क्योंकि सारे जितने भी रिसोर्सेज है वो फुली एम्प्लॉयड है। As there is full employment in the economy, there is no increase in total production, but the cost of production rises. खर्चा बढ़ जाएगा प्रोडक्शन का। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे, आपकी लेबर महंगी हो जाएगी, आपका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो आप सेल करेंगे तो भी आप हाई प्राइस पे सेल करेंगे। तो एज अ कॉन्सिक्वेंसेस प्राइस इंक्रीजेज स्टिल मोर रैपिडली, बढ़ेंगे और ज़्यादा स्पीड से बढ़ेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब आप पूछेंगे मैम लॉस कैसे होता है प्रॉफिट का? ये तो एक्सेस डिमांड में तो ऑब्वियस सी बात है कि फ़ायदा होगा प्रोड्यूसर को जितनी ज़्यादा डिमांड होगी। ऑब्वियसली फ़ायदा तो होगा, पर लॉस ऑफ प्रॉफिट लिखा है वर्ड कि प्रॉफिट का लॉस होगा। प्रॉफिट का लॉस कैसे होगा? मान के चलिए डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है मार्केट में, ठीक है, पर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट है ही नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं क्या फील होगा, काश मेरे पास प्रोडक्ट होते तो मैं सेल करता, तो ऑब्वियसली बात है मुझे प्रॉफिट और ज़्यादा होता है। क्योंकि आप एक चीज़ की वैल्यू कितनी लगा लेंगे, एटलीस्ट इतनी तो लगाएंगे ना कि सामने वाला खरीद सके, और तो महंगी कर नहीं देंगे। तो जब आपने उस वैल्यू पे आपने चीज़ बेच दी तो कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएगी जब आप चीज़ बेचना स्टार्ट करेंगे। तो जब आपके पास वो चीज़ ख़त्म हो गई और फिर भी आपके पास डिमांड आई जा रही है, तो आपको क्या लगेगा कि और होता मेरे पास वो प्रोडक्ट या सर्विसेज तो मैं और ज़्यादा अर्न कर सकता था। तो इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो एक्सेस डिमांड ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। दिस हैपन बिकॉज प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू फुल्ली सेटिस्फाई एग्रीगेट डिमांड। जितना मर्जी कोशिश करे वो एग्रीगेट डिमांड जो मार्केट में हो रही है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। एज अ रिजल्ट देर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट टू देम कि काश मेरे पास प्रोडक्ट होते तो मैं और ज़्यादा सेल कर पाता। अब बात कर लेते हैं मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, कि हम कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं। जो एक्सेस डिमांड हमारी बढ़ गई है उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसको करेक्ट करने के भी टू मेजर्स ही हैं, ठीक है। मेजर्स अंडरटेकन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, जो किसके अंडर होती है, हमारे सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के अंडर होती है। मेजर्स अंडर थ्रू फिजिकल पॉलिसी, और फिजिकल पॉलिसी किसके हैंड में होती है, वो हमारी गवर्नमेंट के हैंड में होती है। तो ये दो मेजर्स हमने डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए यूज़ किए थे, यही दोनों मेजर्स हम एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है आपका मेजर्स अंडरटेकन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए जब डेफिशिएंट डिमांड की बात हुई थी तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी चलाई थी जो चीपर थी। उसमें क्या था, हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें सब कुछ सस्ता कर दिया था। अब इसमें क्या चलाएंगे हम, डियरर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सो अंडर मॉनेटरी पॉलिसी डियरर मॉनेटरी पॉलिसी इज अडॉप्टेड टू डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड। Under such a policy, central bank takes steps to decrease credit availability in the economy। क्या कर देंगे कि भाई उधार जो है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो उसको कम कर देंगे ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम हो। Measures undertaken to decrease aggregate demand through monetary policies कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे हमने पहले भी मॉनेटरी पॉलिसी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेम इसी को भी करना है। वही मेजर्स रहेंगे हमारे, कौन कौन से, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। तो देखिए क्वांटिटेटिव मेजर्स में इसमें हम क्या करेंगे, बैंक रेट को हाई कर देंगे, इंक्रीज इन बैंक रेट, जिससे क्या होगा, लोगों को अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा तो लोगों को हाई रेट पे इंटरेस्ट पे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, तो वो जल्दी से लोन नहीं लेंगे। अगर वो लोन लेंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। अब क्या करेगी जो आरबीआई है, वो ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज सेल कर देगी। सिक्योरिटी सेल करेगी तो इससे क्या होगा कि लोग जो है उनके हाथ में जो पैसा होगा वो किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो जो चीज़ें खरीदने में पैसा लगा रहे थे वो कहाँ दे देंगे, आपके सिक्योरिटीज खरीदने में लगा देंगे। इंक्रीज इन सीआरआर,
कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे जो बैंक होगा उन्हें कैश रिजर्व रेशियो किसके पास रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास। तो उनके पास इतना क्रेडिट वो मनी नहीं होगी कि वो क्रेडिट दे सकें, उधार पे दे सकें लोगों को। इंक्रीज इन एसएलआर, एसएलआर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है, वो रेशियो जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। अब जब उस रेशियो को बढ़ा दिया जाएगा कि इतनी मनी आपको अपने पास रखनी है, तो ऑब्वियसली उनके पास पैसा कम होगा कि वो लोन कम दे पाएंगे। इंक्रीज इन रेपो रेट, रेपो रेट बढ़ा दी जाएगी कि जिस इंटरेस्ट रेट पे जो सीबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या देता है, लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, उसको बढ़ा दिया जाएगा। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जो एक्सेस मनी होती है कमर्शियल बैंक के पास, वो किसके पास रखवा देती है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखवा देती है, और उससे मिलने वाले इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो अगर उसको बढ़ा दिया जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो ये सोचेगा कि लोन देने से तो अच्छा है कि मैं अपना मनी कहाँ पे सबमिट करवा दूं, आरबीआई के पास। तो ये थे हमारे क्या, क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में आपका आ जाएगा इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इसमें क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि पहले अगर 100% की कोई चीज़ है मान के चल रहे हैं, तो 70% ही आपको मिलेगा सिक्योरिटी पे, और जो 30% है वो आपने क्या किया, मार्जिन रख लिया, ठीक है। रिडक्शन इन कंज्यूमर क्रेडिट, अब आपको क्या करना है, आप ज़्यादा उधार नहीं दे सकते कंज्यूमर्स को, डायरेक्ट एक्शन ले सकता है आरबीआई कि अगर आप बाई चांस लोन ज़्यादा दे रहे हैं तो वो एक्शन ले सकता है। मॉरल सुएशन, वो ध्यान रखेगा कि कोई कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो रूल रेगुलेशन बना दिया उसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। पब्लिसिटी कर देगा इस बात की कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई हो गए हैं, सीआरआर बढ़ चुका है, इन सब के बारे में क्या कर देगा, पब्लिसिटी कर देगा, ताकि लोग अवेयर हो जाएं कि हाँ अगर हम चीज़ लेते हैं तो क्या होगा, लोन लेंगे तो क्या होगा, इस बारे में, ठीक है। ये तो हो गए कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो मेजर्स उठाए गए, किसने उठाएंगे, आरबीआई ने। अब कौन मेजर्स उठाएगा, गवर्नमेंट। तो मेजर्स अंडरटेकन थ्रू फिस्कल पॉलिसी में हम क्या करते हैं, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, खर्चे कर रही है सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए, उसे कम कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब खर्चे कम कर देंगे तो ऑब्वियस बात है एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो गई। इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्स रेट बढ़ा देंगे, जब टैक्सेस बढ़ा देंगे तो लोग चीज़ें खरीदने से डरेंगे कि अगर बाई चांस मैं इतना सामान खरीदूंगा, गुड्स लूंगा, तो क्या करेगा, मुझे इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट डेट, गवर्नमेंट डेट को बढ़ा देंगे, यानी कि गवर्नमेंट डेट क्या होता है, जब गवर्नमेंट उधार लेती है लोगों से, ठीक है ना, पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह हो गया आपके, तो उसको बढ़ा देते हैं ताकि लोगों के हाथों से पैसा लिया जा सके। रिडक्शन इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में आपको बता चुकी हूँ, तो उसमें क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, यानी कि पहले तो होता है नुकसान हो रहा होता है गवर्नमेंट को, अब फिर वो क्या कर देता है, वो जो नुकसान हो रहा है डेफिसिट फाइनेंसिंग में उसको कम करते जाते हैं, ताकि लोगों के हाथों से पैसा लिया जा सके, और जो मार्केट में एग्रीगेट डिमांड हो रही है वो कहाँ तक पहुँचाई जा सके, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुँचाई जा सके, ताकि जो है इन्फ्लेशनरी गैप हम कम कर सकें, जो एक्सेस डिमांड है उसको ख़त्म कर सकें। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि एक्सेस डिमांड क्या होती है और इसको करेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स उठाए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।